ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? जब आप उसके बरेली की बात कर रहे हैं तो बरेली में जो मौलाना है उनके जो करीबी हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ा शायद तोड़ दिया गया, बुलडोजर चल गया। तो अब से पहले वो बिल्डिंग रातों रात तो बननी गई थी। कोई जिन्न तो आया नहीं था बनाने के लिए, कोई दूत तो आया नहीं था बनाने के लिए कि रातों रात उस बिल्डिंग को खड़ी करके सालों से वो बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग बनने किसने दी? वो प्रशासन के लोग कहां हैं? वो वहां के बरेली अथॉरिटी वगैरह के जो लोग होंगे, जो कॉर्पोरेशन के लोग होंगे, वहां के डीएम वगैरह होंगे, कलेक्टर जो हैं, वो कहां थे? वो किस बिल में घुसे हुए थे? क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं? अगर वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था तो तब क्यों नहीं रोका गया उसे? क्यों बनने दिया गया उसे? ये जो सरकार है ये कातिलों की सरकार है। खून मुंह लगा हुआ है इस सरकार के। इसका इतिहास देख लें, जो लोग आज सत्ता में ये बैठे हैं इनका इतिहास देख लें, खून मुंह लगा हुआ है इनके। तो कुछ भी कर सकते हैं ये। सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। जज लोया के विषय में क्या है आज जानते हैं? आप जज लोया के विषय में क्या है? जज लोया साहब के विषय में भी यही सब कुछ हुआ। हिरेन पांडे के विषय में ये हुआ कि क्लीन चिट देने, भैया वही देने वाले क्लीन चिट। क्लीन चिट उन्होंने दी, चंद्रचूड़ ही तो था जिसने क्लीन चिट दी थी। और कौन था वो? तौकीर रजा साहब के खिलाफ ये सारी बातें करने के बाद में कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, झूठे आरोप अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना के सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, दंगा करने की वो कोशिश की जा रही थी, घेरने की कोशिश की जा रही थी। आज सब ये सब करके आप, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है और आप ताकत के दम पर किसी को भी मिट्टी में मिला देते हो, वो ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो भी कानून के विरुद्ध सारा काम किया जा रहा है। तो सोनम वांगचुक हो, तौकीर रजा हो या ऐसे कोई भी वो लोग हों जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ इस सरकार ये काम कर रही है। सर, जो सीएम जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मौलवी को पता नहीं है किसकी सरकार है, यहाँ टिकट कटवा देंगे, ये सारी चीजें, ये भाषा इस बात का संकेत देती हैं, इस बात का खुला प्रमाण है कि आज सरकार में किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं। वो शासक या प्रशासक नहीं है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राह चलते कुछ छुटभैया गुंडों की भाषा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? क्या एक नेता की भाषा इस तरह की होनी चाहिए? अरे अगर आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपके हाथ में कानून, आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई नहीं रोकता है। लेकिन भाषा जिस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरह की भाषा बोलता हो तो किसी मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो कोई बहुत अच्छी भाषा बोलेगा? हाँ, दुख इस बात का है कि वो जो मुख्यमंत्री है वो एक धर्म स्थान का मठाचार्य भी है, तो उसकी भाषा तो और भी सभ्य और अच्छी होनी चाहिए, पर ऐसा है तो नहीं। मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दिया, विपक्ष ने जो हमसे वोट लेता है वो आज हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा। तो भैया ये विपक्ष से पूछो, हमसे थोड़ी, हमें तो वोट थोड़ी नहीं है। बरेली का जो मुद्दा है, बरेली का मुद्दा प्रायोजित है, वो प्रोजेक्टेड है। वो एक्चुअल में कैसे प्रोजेक्टेड है? जो वोट चोरी का मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा था, उसको दबाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, तमाम सारे ऐसे इंसिडेंट्स किए हैं, वो सारा प्रोजेक्टेड मुद्दा है, वो कोई खास मुद्दा नहीं है। और आप देखिए उसके बाद कितना सारा जो वोट चोरी का मुद्दा है, और मोदी जी जो है ना आंख में आंख डाल के जो बात करने वाले थे, उनकी आंखें कितना शर्मिंदा फील कर रही हैं, उस माहौल को दबाने के लिए बरेली का मुद्दा उठाया है। बरेली का कोई खास मुद्दा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके विषय में मैं और बता, एक और मुद्दा उठाया जा रहा, जो मेवात में कुछ जमीन दी गई है वहां पे बूचड़खाने वगैरह बनाने के लिए भी, ये भी उसी तरह की कोशिशें लगातार। ये सब कुछ वेल प्लान्ड है ताकि ये जो एसआईआर हो रहा है, ये जो वोट चोरी का मुद्दा इतना जबरदस्त हो चुका है, इन सबको किसी भी तरह से दबाया जा सके, ये सब इसीलिए सारी चीजें हो रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की गई थी बरेली में। वो तो जो चाहे कह दें भाई, कौन रोकता है? आपके जो मन में जो आता है, सीएम जो मन में आता है वो कह दें, कौन रोकता? लाठीचार्ज की गई थी। ये लाठीचार्ज जो होती है हमेशा मुसलमानों पे होती है, और जब या मतलब एक जो लोग हैं उन्हीं पे होती है, या और जो लोग दंगा करते हैं, या यूं कहो कि विशेषकर हिंदू समाज के लोग जब दंगा करते हैं तब उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं होती है? तब क्या होता है? क्या वो नहीं करते? हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो सरकार बनी वो इलीगल सरकार है, उसका वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल उनके गले की फांस बना हुआ है। उनको समझ में आ गया है कि हम बच नहीं सकते, इसलिए तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्टेड मुद्दे वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम सारे, उनको पता है कि जनता की क्या मतलब कमजोर नब्ज है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद उसकी कमजोर नस है, उस तरफ शिफ्ट करने, उनके माइंड सेट को उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा मेन मुद्दा आज भी वही है कि वोट चोरी से सरकार बनी है, 2019 से हम बात करते आ रहे हैं, और आज भी अभी फिर वही वाली बात करेंगे, सरकार इलीगल सरकार है, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। जो सरकार इस देश के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दफन करने में लगी है, जो सरकार इस देश के लोगों की जो बोलने की आजादी उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, जिस सरकार ने यहां के जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको बिल्कुल मृत प्राय कर दिया है, खत्म कर दिया है, जो सरकार अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए यूएपीए का, एनएसए का दुरुपयोग कर रही है और लोगों के खिलाफ जबरदस्ती झूठी एफआईआर कर रही है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज रही है, उस सरकार से उम्मीद और भी क्या हो सकती है? इसीलिए तो जो हमने सुप्रीम कोर्ट से जो बात कर रहे हैं कि सुमो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में लेना चाहिए, ताकि सरकार की जो
गुंडागर्दी है, सरकार की जो तानाशाही है, उसकी जो बदतमीजियां हैं, इस देश के निर्दोष लोगों को बचाया जा सके। एक व्यक्ति जिसको पूरी तरह से संरक्षण देना चाहिए, जिसके हर काम में सरकार को आगे बढ़कर सहयोग देना चाहिए, आज वो व्यक्ति आपसे आपके किए गए वादे की याद दिला के संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहा है। आप मुझसे झूठी एफआईआर करके जेल में डाल दे रहे हैं। ठीक है सर, सोनम वांगचुक माइनस डिग्री में रहने वाले शख्स हैं और उनको जोधपुर में सबसे गर्म स्थान पर ले जाकर बंद किया गया जेल में। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मानसिकता होगी, उनको प्रताड़ित करने की मानसिकता होगी। जब एक वो पत्रकार नहीं है, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, वो आर भारत का जो वो है पत्रकार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ के जो आधी रात को सुनवाई कर सकती है, उसे रिलीफ मिल सकता है, तो क्या इस मैटर में नहीं मिल सकती? एक साथ साथ करके वो बाबा जी है, एक जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं वो बाबा जी, उसके विषय में जो है सुप्रीम कोर्ट, ये चंद्रचूड़ जो थे, इन्होंने सारी जगह से मुकदमे निकाल हटा के सभी अलग अलग जो हाईकोर्ट में थे वहां से हटा के अपने पास बुला लिए, डिसाइड कर दिए। तो क्या ऐसे इंसान के विषय में नहीं किया जा सकता, जो देश की बहुत अनमोल धरोहर है, वो देश की एक बहुत मजबूत संपत्ति, 37 पेटेंट हैं आज की तारीख में किसके पास में देश में? ऐसे व्यक्ति को जिसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि देश के लिए और बेहतर कर सके वो, आप उसको जो है लोकतांत्रिक अधिकारों का वो प्रयोग कर रहा है, जेल में उठा के डाल दे रहे हैं। ये तानाशाही गुंडागर्दी और क्या है सरकार की? हमारे देश में जैसे ठाकुर स्टैन स्वामी वगैरह रहे हैं, वो जेल में डाले गए थे, उनकी मृत्यु वहां हो गई थी, तब क्या ये भी उधर उनकी तरफ जा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। ये जो सरकार है, ये कातिलों की सरकार है, खून मुंह लगा हुआ है इस सरकार के। इसका इतिहास देख लें, जो लोग आज सत्ता में ये बैठे हैं, इनका इतिहास देख लें, खून मुंह लगा हुआ है इनके। तो कुछ भी कर सकते हैं ये, सोनम वांगचुक हो या कोई भी हो या मेरे जैसे लोग हो, किसी को भी झूठा मुकदमा बना के डाल सकते हैं, किसी को भी मरवा सकते हैं। जज लोया के विषय में क्या है आप जानते हैं? आप जज लोया के विषय में क्या है? जज लोया साहब के विषय में भी ये सब कुछ हुआ। हिरेन पांडे के विषय में ये हुआ कि क्लीन चिट देने, भैया वही देने वाले क्लीन चिट। क्लीन चिट उन्होंने तो दी, चंद्रचूड़ ही तो था जिसने क्लीन चिट दी थी, और कौन था वो? विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे खुद के सामने? क्यों विपक्ष के लोग क्यों नहीं आ रहे? इस विषय पर अखिलेश यादव जी ने भी बात की है, इस विषय पर आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई है। हम कौन हैं? हम विपक्ष नहीं है क्या? जो योगेंद्र यादव जी हैं और जो बाकी और उनके साथी हैं, वो सब कौन है? प्रशांत भूषण साहब हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर आवाज उठाई है। कौन है ये लोग? क्या विपक्ष का मतलब आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां ही विपक्ष होती हैं? जो सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, मैं मानता हूं कि वही विपक्ष है। लेकिन बीजेपी का कार्यालय फूका गया था, क्या ये राजसभा में आ सकता है? क्या देशद्रोह का बिल्कुल नहीं। कौन आ सकता है? कौन उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति हुई कि ये सब हुआ? आपने उससे पहले सुना क्यों नहीं? और दूसरी बात यह है कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो क्या वही लोग जिम्मेदार है जो 4 लोग मार दिए गए, जिनको बुरी तरह से मारा गया है, पुलिस ने मारा है? वो लोग आखिर क्यों मरे? वो क्यों वो फूका गया? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और जब सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं, और उसीलिए उन्होंने जब हिंसा हुई तो अपना आंदोलन बंद कर दिया, तो सोनम वांगचुक कहां से जिम्मेदार है? जो एनएससी लगाया एक था, मिनट, मैं एक जानकारी देता हूँ। लद्दाख की पॉपुलेशन उतना नहीं है, उतना जो भीड़ वहां पर हो। टोटल लद्दाख की पॉपुलेशन जो है 2,44,000, ठीक है जी। ये आधा आधा डिवाइड है कारगिल और लेह में। कारगिल और लेह में करीब करीब 75 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ लद्दाख के बीच में मात्र 50,000 की करीब पॉपुलेशन है। वहां पर जो है एक बहुत बड़ी, मतलब जैसे जंतर मंतर में जो 5,000 20,000 की जो पॉपुलेशन, जो आंदोलनकारी जो भीड़ इकट्ठे होता है, उसी तरीके के वहां पर कैपेसिटी नहीं है। वहां पर मात्र 300-400 जो है वो उतनी, मतलब बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो सकता है। वहां पर एक गांव से दूसरे गांव जाने में कम से कम 5-6 किलोमीटर होता है। एक नमक का थैली लेने के लिए आपको ले आने के लिए एक दिन जाना, एक दिन वापस आने को होता है। तो अब जितनी जो इल्जाम जो लगा रहा है, ये सरासर ये गलत इल्जाम है। वहां पर पुलिस ने टीयर गैस पहले चलाया, उसके बाद छात्र जो है तितर बितर, मतलब इधर से उधर अनजाने में भागम भाग हुआ। तो अगर ये बताइए, जो बिना लाठी का, बिना हथियार का जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें अपने टीयर गैस और बंदूक कैसे चला दिया? जो एनएससी लगाया, क्या वो चार्ज वहां बनते हैं? बीजेपी कार्यालय जला गया था केवल। देखो, ये तो वकील साहब। सोनम वांगचुक जो है ना, पहली बात तो उनके अगेंस्ट में अभी तक ऐसा कोई वीडियोज नहीं मिला है। आप ये देखते हैं कि कोई वीडियोस मिला हो, ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण दिया हो तो बनता है, लेकिन अभी तक बीजेपी आईटी सेल ने कोई ऐसा नहीं, वो सारा फैब्रिकेटेड सबूत है। वो सारे सबूत जो दे रहे हैं उनको फैक्ट चेक में उसको नेगलेक्ट कर दिया कि भाई ये सबूत नहीं। पाकिस्तान और चाइना, आप जो बोला कि रात को चादर उड़ के भागा था, क्या वो एमएचए ने उसको वीजा दिया है? उसने रात को चादर उड़ के भागा नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और चाइना तो मोदी जी भी गए थे, मोदी जी तो भाई साहब ऐसा है कि पत्रकार साहब, उसको एमएचए ने, मिनिस्टर होम अफेयर्स ने उसको वीजा दिया है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड। तो ऑफिशियल काम से गया है, कोई पर्टिकुलर, तो इसका मतलब काम नहीं था। अमित शाह जी जिम्मेदार है इसका। राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा था, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं कि पत्र तो किसी को भी लिख दो,
लेकिन राष्ट्रपति तो आज की तारीख में, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझ रहा हूं, कि प्रधानमंत्री के यहां से किसी भी चीज की जब तक अप्रूवल नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर वो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। उनके हाथों लेटर भी बड़े सैंक्शन होके जाते हैं। तो मेरी जानकारी जहां तक है, इस देश में वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो तो एक तरह से कैदी हैं, प्रधानमंत्री बिल्कुल कैद में है वो। तो जब उनकी कैद में है तो वो क्या करेंगे। और दूसरा, मैं एक अपना उदाहरण बताता हूं। आप लोग जानते हैं, हमने जब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन 2019 में किया, हमने 5 जो है उसमें आंदोलन किए, हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए, बाकायदा 8-8, 10-10 पेज के ज्ञापन थे, और ज्ञापन दे के हमने उस पर राष्ट्रपति कार्यालय से बाकायदा रिसीविंग ली हुई है, मोहर लगी हुई है। आज हमारे पास वो रखे, आज भी हमने जब उसके लिए आरटीआई लगाई तो राष्ट्रपति कार्यालय से आया कि नहीं, ऐसा तो कोई आपके यहां ज्ञापन नहीं आया हमारे यहां पे, ये आरटीआई में हमारे पास वो भी रखे। तो राष्ट्रपति भवन का तो ये तो तब की बात है, और अब तो पूरी तरह से कैदी है राष्ट्रपति इस देश की। तो वहां चिट्ठी लिखने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। जो पास होके जाती हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जाती है ना, और प्राइम मिनिस्टर सबके लिए